Hello viewers, welcome to RK Uni classes. Today's video lecture is all about matrices and that is part 4. आज हम बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स. सपोज मेरा मैट्रिक्स A है, डिनोट A से करता हूँ, और इस A मैट्रिक्स की जो कॉन्जुगेट पार्ट होगा उसको मैं A से रिप्रेजेंट करता हूँ A बार. रीड क्या करूँगा? A बार. राइट. हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब हम कॉन्जुगेट के बारे में बताएंगे, कोई भी मैट्रिक्स हो या तो कोई भी मतलब मैथमेटिक्स की पोर्शन में हम जब कॉन्जुगेट वर्ड को इस्तेमाल करेंगे तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करना पड़ेगा. किसके बारे में बात करना पड़ेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके. सो ये जो मैट्रिक्स है ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें है, कॉम्प्लेक्स नंबर से बना हुआ है ये मैट्रिक्स. और इस मैट्रिक्स को अगर मैं कंजुगेट बना देता हूं तो वो मैट्रिक्स मेरा कहलाएगा कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स. राइट. अब कॉम्प्लेक्स नंबर को पहचानेंगे कैसे? अब देखना, अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा a प्लस माइनस बी आई. राइट. a प्लस माइनस बी आई. जनरली a प्लस बी आई में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन माइनस भी लेके चल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. देखो, हमें एक चीज ध्यान रखना होगा, यहां पर जो a होगा b होगा और जो i होगा, ध्यान रखना इस बात को, जो a होगा b होगा उसको मैं बोलूंगा रियल नंबर. उसको क्या बोलूंगा मैं? रियल नंबर. और जो i होगा वो होगा मेरा इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर. राइट. अब ध्यान देना एक बात को, यहां पर जब मैं a के बारे में बात करूंगा, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मैं a से रिप्रेजेंट करता हूं तो मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट में डिवीजन होगा. पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट तुम्हारा है रियल पार्ट. क्या है पहला पार्ट? रियल पार्ट तुम्हारा. और दूसरा पार्ट होगा तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट. ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है. जब तुम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हारे मैट्रिक्स के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना जरूरी है, तब जाके तुम इसको कंजुगेट निकालोगे. नहीं तो मैट्रिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा तो फिर कंजुगेट किसका निकालोगे? हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको. अब देखना, इमेजिनरी पार्ट के बारे में मैं बात किया यहां पर, क्योंकि यहां पर आई है इसके साथ, लेकिन यहां पर सिर्फ रियल नंबर है, ए है, बी है. अब क्वेश्चन ये आता है कि रियल नंबर है क्या और इमेजिनरी नंबर है क्या. देखो, रियल नंबर को पहचानने के लिए तुम्हें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा. तुम्हें स्कूल के लेवल में जाना पड़ेगा, तुम्हें याद करना पड़ेगा. हम नंबर लाइन के बारे में पढ़े थे, नंबर लाइन के बारे में पढ़े थे. तो रियल नंबर सारे, लगभग सारे जो है नंबर को वो इंक्लूड करता है. तो उस नंबर लाइन में सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूँ. सपोज मैं ऐसा इंक्लूड कर सकता हूँ √2 सॉरी -1.28 ई, फिर उसके बाद पाई, सारे वैल्यूज को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ इस नंबर लाइन में. लेकिन जब इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करूंगा तो यहां पर क्या होगा? यहां पर एक चीज ध्यान रखना होगा कि मुझे आई दिखेगा, और आई जो होगा, और ध्यान रखना इस बात को कि हमेशा √(-1) को हम बोलेंगे क्या? आई बोलेंगे. अब तुम्हें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की थोड़ी आइडिया हो गया. अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा. जब मैं रियल नंबर की बात करूंगा तो अगर कोई भी तुम्हें न्यूमेरिकल डिजिट हो, उसकी स्क्वायर करने के बाद तुम्हें अगर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो वो डेफिनेटली क्या होगा? वो डेफिनेटली रियल नंबर होगा. उस हिसाब से अगर तुम्हारे पास कोई भी डिजिट होगा, उसको स्क्वायर करने के बाद अगर वो नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो ध्यान रखना वो क्या है? इमेजिनरी नंबर. और एक बात बता देता हूं, यहां पर इमेजिनरी जो नंबर होगा वो हमेशा एक रियल नंबर के साथ, रियल नंबर मल्टीप्लाइड विथ आई. तुम कोई भी रियल नंबर को अगर आई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मेरा इमेजिनरी नंबर कहलाएगा. सपोज यहां पर 2i ले लो, 2i ले लो. ठीक है. यहां पर क्या है? ये रियल नंबर है,
ये क्या है, ये रियल नंबर है, और ये क्या है मेरा, ये है मेरा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, राइट। तुम सिर्फ आई लेते हो, इसका मतलब ये है कि आई को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके तुम ले रहे हो इनडायरेक्टली, इसको ऐसे ही बोल सकते हो, है ना। ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है ना। तो इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मल्टीप्लाई करके तुम जो वैल्यू बोलोगे उसको मैं रियल नंबर बोलूंगा। अब देखना है कि ये नेगेटिव कैसे आता है, ये पॉजिटिव कैसे आता है। सपोज मैं मान के चलता हूं, सपोज एक वैल्यू लेता हूं √2 लेता हूं, यहां पर क्या लेता हूं, √2 लेता हूं, यहां पर ले लो √2। अब √2 का स्क्वायर करो, और यहां पर लेता हूं सपोज -√1, सपोज इसको मैं स्क्वायर करता हूं। अब वैल्यू क्या निकल के आएगा, अगर ये पॉजिटिव बना तो डेफिनेटली √2 मेरा क्या है, √2 मेरा रियल नंबर बनेगा। अगर ये नेगेटिव वैल्यू देता है तुम्हें तो ध्यान रखना √1 क्या होगा मेरे लिए, एक इमेजिनरी नंबर होगा। और हमने पहले से इसको बता दिया कि √i = -1 है। अब इसको प्रूफ करना है कि इसकी स्क्वायर कैसे नेगेटिव आएगा। और एक चीज ध्यान रखना कि हमेशा हमें पता है जब भी कोई भी डिजिट हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी डिजिट हो, हम अगर उसकी स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है। लेकिन इमेजिनरी नंबर का खासियत ये है कि उसको स्क्वायर करने के बाद वो क्या निकल के आएगा, तुम्हारा रिजल्ट नेगेटिव निकल के आएगा। चलो इसकी शुरुआत कर देते हैं। सपोज √1 को स्क्वायर कर देते हैं, √1 की स्क्वायर करते हैं। यहां पर देखना √1 की स्क्वायर जब करोगे तो तुम ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, √1 इंटू √1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगा, -1 निकल के आएगा। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये -1 कैसे आया, 1 क्यों नहीं आया। अब सपोज मैं -2 का स्क्वायर करता हूं, और तुम्हें पता है -2 इंटू -2 है, तो यहां पर क्या वैल्यू निकल के आएगा, 2 इंटू 2 मतलब क्या है, 2 इंटू 2 मतलब 4 निकल के आएगा। फिर तुम बोलोगे यहां पर तो नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो यहां पर नेगेटिव से नेगेटिव तो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये -1 क्यों निकल गया। मेरे पास उसको समझाने के लिए 2 रीजन है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, यहां पर √1 है, यहां पर सिर्फ -2 था, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंशिएट करता है, इसीलिए ये -1 निकल के आया। अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं। मैं √1 को स्क्वायर करता हूं, √1 की स्क्वायर करता हूं। यहां पर क्या है देखना, √1 मतलब -1 है, और इसकी स्क्वायर करता हूं। और तुम्हें पहले से ही पता है अगर ये मेरा x है, इसकी पावर m है, और उसके ऊपर और एक पावर है, तो वो क्या हो जाता है, x⁴ m इंटू n हो जाता है। लेकिन तुम्हारे पास ऐसा है x⁴n इंटू x⁴n है, तो तुम क्या करते हो, x⁴m+n करते हो। तो ये फॉर्मेट हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, 1 इंटू 2 कर देना, करने के बाद ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो वैल्यू क्या निकल गया, -1 निकल गया, ठीक है। तो ये है √1 के अंदर -1 है, ठीक है। इसका मतलब ये है √1 का मतलब ये है √1 इंटू √1, इसका मतलब ये है। और तुम्हें पता है √1 का मतलब क्या है, i है, और तुम्हें पता है कि 1 का √1 हमेशा 1 ही होता है, तो मतलब ये क्या है, वैल्यू तुम्हारा i है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये मेरा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, i निकल गया, i एक इमेजिनरी नंबर है, और तुम्हें यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू निकल के आ रहा है ना। तो यहाँ से भी प्रूव कर सकते हो कि √1 एक इमेजिनरी नंबर है, पर √2 एक रियल नंबर है, और और -2 ऑल्सो क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये भी क्या है, रियल नंबर है। तो यहां तक स्टोरी था। अब बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर दिया हमने को ने, तो अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ये वही है, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की कंजुगेट निकालना होगा। अब बात करते हैं कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट क्या होगा। अब बात करते हैं कंजुगेट क्या होगा, देखने इस बात को। सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है
ए प्लस आई बी, और ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी आई लिख सकते हो। अब यहां पर जो इमेजिनरी पार्ट है ना, उसको क्या करना है, उसको ऑपोजिट साइन करना है। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑपोजिट पार्ट करना है विद रेस्पेक्ट टू योर इमेजिनरी नंबर। तो यहां पर अगर उस कंजुगेट करोगे, यहां पर अगर कंजुगेट करोगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ऑपोजिट करना है, ऑपोजिट साइन करना है ना, ऑपोजिट साइन करना है। किसका ऑपोजिट साइन करना है? ऑपोजिट साइन ऑफ योर इमेजिनरी पार्ट है ना। तो ऑपोजिट साइन कर दो, ये पॉजिटिव में था, इसको नेगेटिव में बदल दो, ऑपोजिट साइन हो जाएगा a माइनस आई बी, और इसको ऐसे लिख सकते हो a माइनस बी आई, राइट। अब देखते हैं एक चीज, अगर मेरे पास स्टार्टिंग में ये था, तो मेरा कंजुगेट पार्ट क्या निकल गया? ये निकल गया, ठीक है। अगर मेरा स्टार्टिंग में ये है कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस आई बी और a माइनस बी आई है, तो सीधा सीधा क्या करना है, सीधा तुम्हारा ये पार्ट है, कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट है, इसको ऑपोजिट करना है। ये नेगेटिव में है, इसको कैसे बदलोगे? जब कंजुगेट पार्ट करोगे किस में बदलोगे तुम? पॉजिटिव में करना है। तो क्या निकल के आया तुम्हारा? a प्लस आई बी, राइट, a प्लस आई बी और a प्लस बी आई, ठीक है, बात खत्म। तो एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके समझाते हैं इसको। एक एग्जांपल लेते हैं, राइट, एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या होगा, तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स होगा, सपोज मैं ए लेके चलता हूं, ए से हमने शुरुआत किया था, तो ए लेके चलता हूं। सपोज ए इज इक्वल टू 1 प्लस 2i, ओके, फिर ये 2 लेता हूं, फिर 2 प्लस 3i ऐसे लेता हूं, फिर उसके बाद क्या करता हूं, यहाँ पर 4 लिखता हूं, यहाँ पर 5 लिखता हूं, या 6 प्लस 7i लिखता हूं। ये एक मैट्रिक्स है। अब जब इस मैट्रिक्स की कंजुगेट करूंगा, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो यहां पर क्या होगा, पहले इमेजिनरी पार्ट को चुन लो, और इमेजिनरी पार्ट को चुनने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, और सपोज मान के चलो ये मेरा नेगेटिव में है, ये मेरा क्या है, ये नेगेटिव में है, ठीक है, 6 माइनस 7i। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अभी तुम्हें एक चीज करना पड़ेगा, वो क्या है, अभी तुम्हें इमेजिनरी पार्ट को चुनना है, और इमेजिनरी पार्ट के लिए तुम्हें क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनकी क्या करना है तुम्हें, उनकी कंजुगेट करना है तुम्हें, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, इनकी कंजुगेट करने के बाद ये क्या निकल के आएगा, 1 माइनस 2i, ये क्या निकल गया, 2 आएगा, ये 2 माइनस 3i, क्योंकि पॉजिटिव में है उसको नेगेटिव में बदलना है, ये क्या निकल के आएगा 4 5। ये रियल नंबर है, इसमें कोई तो चेंज नहीं हुआ, रियल नंबर में क्या चेंज होगा, कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर क्या लिखना है, 6 प्लस 7i। ये हो गया मेरा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ये हो गया मैट्रिक्स ए, ये हो गया कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इसके ट्रांसपोज निकाल सकते हो, है ना। तो अभी क्या लिखोगे, यहीं पर लिख लेता हूं, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, राइट, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अब देखना, हमें पहले से ही इसके बारे में पता है, किसके बारे में पता है, कॉन्जुगेट के बारे में पता है। ये मैट्रिक्स था, इसकी कॉन्जुगेट ये था। अभी हमें क्या देखना है, अभी देखना है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मतलब जो मैट्रिक्स है उसकी क्या करना है, उसकी कंजुगेट करना है, उसकी कंजुगेट करने के बाद उसको ट्रांसपोज करना है। तो ये बनेगा मेरा कंजुगेट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स और ट्रांसपोज्ड कंजुगेट मैट्रिक्स, राइट। अब देखना है मुझे क्या करना है, इसके ट्रांसपोज कर दो, इसके ट्रांसपोज कर दो। तो सिंबलिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि ए स्टार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, A8 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए ड्रैगर, ये क्वांटम में पढ़ा जाएगा, ये ड्रैगर ये ड्रैगर पढ़ा जाता है, ड्रैगर ये क्वांटम में पढ़ा जाएगा, ठीक है। और इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, AT ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो इसके आंसर क्या निकल के आएंगे, देखना यहाँ पर
रो को किस में बदलना है, कॉलम में बदलना है। हमें पता है रो को कॉलम में बदलो या तो कॉलम को रो में बदलो, लेकिन हमें ये पता था कि रो को कॉलम में बदलना थोड़ा इजी होता है, तो इसीलिए हम रो को कॉलम में बदल के यहाँ पर लिखेंगे, जो हमारा ट्रांसपोज निकल के आएगा 1 प्लस ये जो वैल्यू था 1 माइनस 2i, राइट, 1 माइनस 2i। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर 2 माइनस 3i, इसके बाद क्या लिखेंगे, ये 4, ये 5 और ये 6 प्लस 7i, 6 प्लस 7i, 6 प्लस 7i। ये बनेगा मेरा ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं अभी, ठीक है। अब देखना जाम 2009 का जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का था। उसने इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स निकाला है। अब तुम्हें ढूंढना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अब इससे पहले क्वेश्चन को हमेशा 2-3 बार पढ़ना। अब देखना क्या करना है मुझे, अभी इस मैट्रिक्स को ऑर्डर को देखना है ना। थोड़ा इसको लेंदी में करते हैं, फिर उसके बाद शॉर्टकट में करेंगे। अब ये क्या है, ये 2x2 मैट्रिक्स है ना, 2 रो 2 कॉलम है ना, 2 रोज 2 कॉलम। ये क्या है, 2 रोज 1 कॉलम है ना। अब देखना ये तो दोनों सेम है ना, तो मेरा मैट्रिक्स क्या निकल के आएगा, 2x1 मैट्रिक्स निकल के आएगा, है ना। 2x1 मैट्रिक्स है, तो ये क्या है, 2x1 मैट्रिक्स है। अब जब मेरा 2x1 मैट्रिक्स निकल के आएगा तो हमने ये बताया था कि इसको ऐसे रखना है 2x1 मैट्रिक्स के लिए। इसका मतलब क्या है, टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, टोटल हमारे पास 2 एलिमेंट्स होंगे, टोटल 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 × 1 है ना, 2 × 1, तो टोटल 2 एलिमेंट्स होंगे। और रो कितने होंगे, रो 2 होंगे, 2 रो होंगे। तो लिख लो यहाँ पर ए रो के लिए आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है। और कॉलम कितना है यहाँ पर, रो तो तुमने निकाल दिया, यहाँ पर कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, तो कॉलम निकाल दो यहाँ पर, है ना, एक ही कॉलम है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, A11 एंड A21। ये रो फर्स्ट है, ये रो क्या है, सेकंड है, तो इसको क्या लिखोगे, राइट, ये फर्स्ट रो, ये क्या है, सेकंड रो, तो ये यहाँ पर क्या लिखोगे, आई के लिए क्या लिखोगे, यहाँ पर 2 लिखोगे, राइट। तो यहाँ पर कॉलम देख लो, कॉलम क्या है तुम्हारा, एक ही कॉलम है, यहाँ से पता चल रहा है एक ही कॉलम है, तो क्या लिखोगे 1, ये क्या है 1, ठीक है। अब तुम्हें ये पता है कि जब हमारे पास 1 1 है तो ये क्या है, फर्स्ट रो है, ये क्या है, फर्स्ट रो है, और ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है ना। हमने पहले से बता रखा है इसको, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो किसका, फर्स्ट मैट्रिक्स का, और ये क्या है, फर्स्ट कॉलम किसका, सेकंड मैट्रिक्स का। ये मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये मेरा क्या है, ये मेरा सेकंड मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स है। तो यहां पर क्या करना है, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, अभी देखना A11 क्या निकल के आएगा, A1 इंटू P है ना, A1 इंटू P प्लस क्या करना है, A3 इंटू Q, A3 इंटू Q, ओके। फिर अब क्या करना है, अब A21 निकालना है। A21 के लिए तुम्हें पता है ये क्या है, ये सेकंड क्या है मेरा, ये सेकंड रो, और ये क्या है, फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम। ये किसका, सेकेंड रो किसका, फर्स्ट मैट्रिक्स का, ये किसका, सेकेंड मैट्रिक्स का। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये फर्स्ट का था, ये सेकेंड का था, मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना। तो क्या करना है, सेकेंड रो और ये क्या है, फर्स्ट कॉलम। तो क्या करना है अभी, A2 इंटू P, A2 इंटू P, फिर उसके बाद F4 इंटू Q, F4 इंटू Q। देखो आंसर क्या निकल के आएगा, A1 इंटू P, A3 इंटू Q, कहाँ पर है, A1 इंटू P, A3 इंटू Q, A3 इंटू Q किसमें है, इसमें, और A2 इंटू P, A4 इंटू Q। तो क्या निकल के आएगा तुम्हारा आंसर, ये निकल के आएगा, है ना। तो ये क्या है मेरा, ये है मेरा X है और ये मेरा क्या है, Y है। तो आंसर क्या है, आंसर तुम्हारा B है। ये लेंदी हो गया। अब क्या करेंगे, इसको शॉर्टकट में करेंगे। शॉर्टकट कैसे करना है देखो, यहाँ पर
अब एग्जाम में तुम्हें शॉर्टकट चाहिए, लेंदी नहीं चाहिए, देखना है शॉर्टकट कैसे करना है। पहले तुम्हें क्या करना है, पहले तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है तुम्हें जानने की कौन सा ऑर्डर है क्या है वगैरह वगैरह, कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कुछ जानने की जरूरत, सब मिटा दो इसको, सब मिटा दो, सब मिटा दो इसको, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अब देखना क्या करना है, ठीक है। ये देखना, सीधा यहां पर चलना, सीधा यहां पर चलना। कितने रो हैं, 2 रो हैं, 2 लिख लिया। कितने कॉलम्स हैं, 1 कॉलम है, सीधा यहां पर आ गए। तो 2 रो है 2 कॉलम है, तो इसलिए क्या लिखोगे, A11 A21 लिखोगे, है ना, A11 A21 लिखोगे। जब तुम्हारा A11 था मतलब क्या है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो है, और किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। तो क्या निकल जाएगा, A1 इंटू पी, तो क्या निकल जाएगा तुम्हारा A1 इंटू पी प्लस क्या निकल जाएगा A3 इंटू क्यू, A3 इंटू क्यू, ये क्या है तुम्हारा x है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ये से दिखेगा, A1 इंटू पी, A1 इंटू पी है प्लस A3 इंटू क्यू, A3 इंटू क्यू। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा तुम्हारा बी। शॉर्टकट में करना है, लेंदी नहीं करना है, ठीक है। यहां से x से तो आंसर निकल रहा है, लेकिन अगर यहां पर A3 होता, यहां पर A3 होता तो तुम्हें y निकालना पड़ता, ये करना पड़ता है, ठीक है। यहां पर तो तुम्हें डायरेक्टली आइडिया मिल गया कि ये आंसर होगा x को देखकर। लेकिन हमेशा इसको हमेशा नोट करना, डायरेक्टली मत करने की कोशिश मत करना, कभी कभी गलत हो सकता है। कभी ये 3/2 मैट्रिक्स होता, ये 2/1 मैट्रिक्स होता, तो फिर गड़बड़ हो जाता कभी कभी। तो इसीलिए ऐसे रखना, ठीक है। तो ऐसे लिख के ऐसे कर लेना, पहले इसको लिख लेना, फिर अपने आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और एक क्वेश्चन लेते हैं जाम का। देखना अभी जाम 2010 का जो 3 बार का क्वेश्चन था, उसने x y को दे दिया और पूछ रहा है कि x का ट्रांसपोज को जब मैं y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले क्या करना है, पहले लेंदी करना है, फिर उसको शॉर्टकट जाना है। क्या करना है, पहले यहां पर देखना, पहले x की ट्रांसपोज निकाल दो। x की ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो को किस में बदलना पड़ेगा, कॉलम में बदल दो। हमने बताया था कि ट्रांसपोज करने के लिए रो को कॉलम में बदल सकते हो या तो कॉलम को रो में बदल सकते हो। तो रो को कॉलम में बदलना हमारे लिए आसान रहता है, तो इसीलिए हमने इसे इसको पकड़ा था, इसको बदल दिया, रो को किस में बदला, कॉलम में बदला, है ना। अब चलते हैं आगे, फिर क्या करते हैं, y लिखते हैं, y लिखते हैं यहाँ पर, ये क्या है 2460, 2460। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखना, तो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो सपोज मेरा ये जो आंसर निकल के आ गया वो इस मैट्रिक्स के अंदर होगा। इससे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे एक चीज़ देखना पड़ेगा कि इसके ऑर्डर क्या है। तो ये क्या है, 2 रो है 2 कॉलम है, 2 रोज 2 कॉलम, है ना। तो 2/2 मैट्रिक्स है। ये क्या है, 2 रोज 2 कॉलम, है ना, 2/2 मैट्रिक्स है। अब यहां पर देखना, ये तो सेम ही है, तो मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इसकी ऑर्डर कैसे निकालेंगे, यहां से देखकर, तो ये क्या होगा 2/2 मैट्रिक्स होगा। अब मुझे पता है कि 2/2 मैट्रिक्स मतलब 2 इंटू 2, टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। 4 एलिमेंट्स को मैं कैसे रखूंगा, 2 रो में और 2 कॉलम में, 2 कॉलम में। तो उस हिसाब से अगर 2 रो है तो मैं कैसे लिखता हूं इसको, ये रो 1 है, ये रो 2 है, तो इसको कैसे लिखता हूं, A1 लिखा, फिर इसको A2 लिखा, फिर इसको A1 लिखा, फिर इसको A2 लिखा, है ना, A11 A22, राइट। अब क्या करते हैं, इसको 2 कॉलम में डिवीजन करते हैं। 2 कॉलम में करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, कॉलम 1 है तो A11 A21, यहाँ पे कॉलम सेकंड होगा तो कॉलम सेकंड के लिए क्या लिखते हो तुम, A12 A22। हो गया, हो गया। तो मेरे पास क्या आया, A11 A12 A21 A22। अब निकालोगे तुम A11 तुम निकालोगे। A11 मेरा क्या होगा, देखना ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना।
ये किसका, फर्स्ट मैट्रिक्स का, ये किसका, सेकेंड मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है ना। तो क्या करना है अभी देखना, फर्स्ट रो कौन सा है, फर्स्ट रो ये ही है, ये फर्स्ट रो, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये फर्स्ट कॉलम, तो कर दो मल्टीप्लीकेशन। 1 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर ये लिखोगे 1 × 2 प्लस 3 × 6, ये A11 तुम्हारे लिए निकल के आएगा। फिर क्या निकालोगे, A12 निकालोगे। A12 के लिए क्या करना पड़ेगा, A12 के लिए तुम्हें पता है ये क्या होगा, फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें A12 दी गई है। A12 दी गई मतलब 1 मतलब फर्स्ट रो और 2 मतलब सेकेंड कॉलम, और किसका, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मतलब क्या लिखोगे, 1 × 3 करोगे, फिर उसका प्लस करोगे, फिर क्या लिखोगे, सॉरी 1 × 4 लिखोगे, 1 × 4 लिखोगे, फिर क्या करोगे यहाँ पर 3 × 0 करोगे, 3 × 0 करोगे। तो क्या आंसर निकल के आएगा, 4 + 0 4 निकल के आएगा। ये क्या निकल के आएगा, 2 + 18 20 निकल के आएगा। अब तुम क्या निकालोगे, अब तुम निकालोगे A21 निकालोगे, A21 निकालोगे। ये क्या है तुम्हारा सेकेंड रो, ये क्या है तुम्हारा फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो की काम खत्म, अब सेकेंड रो में चलते हैं, सेकेंड रो में चलते हैं, ठीक है। तो सेकेंड रो किसका, फर्स्ट मैट्रिक्स का, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का, ये क्या है फर्स्ट मैट्रिक्स का, ये क्या है सेकेंड मैट्रिक्स का। फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करोगे 5 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या निकल के आएगा, 5 × 2 प्लस 7 × 6, मतलब क्या निकल के आएगा 10 + 42, क्या निकल के आएगा 52 निकल के आएगा। और उसके बाद क्या निकालोगे A22, A22 के लिए तुम्हें पता है ये कौन सा है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए, ये क्या कौन सा है, ये सेकंड मैट्रिक्स के लिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स के लिए सेकंड कॉलम के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। पिछले वाले लेक्चर्स देख लेना, अगर थोड़ा स्पीड लग रहा होगा तो कंफ्यूज हो रहा हो तो पिछले वाले लेक्चर देख लेना। मुझे लगता है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप नए हो तो फिर पीछे लेक्चर देख लेना बिल्कुल। तो क्या करना है अभी 5 × क्या करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ, प्लस 7 × 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या निकल गया 20 + 0, तो आंसर क्या होगा 20। तो तुम देख लो तुम्हारा आंसर किसमें 24 और 52 20 निकल के आ रहा है। तो आंसर क्या है तुम्हारा, आंसर है तुम्हारा बी, आंसर तुम्हारा बी है ना। ये बन गया तुम्हारा आंसर। ये तो लेंथी प्रोसेस था, जो एक्चुअल प्रोसेस होता है। अब हम शॉर्टकट करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखना पहले क्या करना है, पहले तुम्हें ट्रांसपोज करना है, एक्स के ट्रांसपोज, तुम्हारे लिए ट्रांसपोज मिल गया, ये मिल गया। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, फिर उसके बाद y के साथ मल्टीप्लाई करना है। y के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि तुम्हें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसकी ऑर्डर तुम्हें डिफाइन करना होगा। तो तुम्हें यहाँ पर डिफाइन करना होगा इसके ऑर्डर क्या है, A11 A12 A21 A22, ये 4 मिल गया तुम्हें। तो पहले A11 निकालोगे, A11 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1526 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा 1 × 2 प्लस 5 × 6, राइट। 1 × 2 प्लस, सॉरी यहाँ पर ये ट्रांसपोज था, 1 × 3, 1 3 के साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये ट्रांसपोज है। मैंने गलती से यहाँ देख लिया था कि ये x था, ये क्या था, ये ट्रांसपोज था। तो क्या करना है, A11 निकालना है, तो 1 3 को 2 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। तो क्या निकल गया 1 × 2 3 × 6, क्या निकल जाएगा 2 + 18, क्या निकल गया तुम्हारा A11 क्या निकल जाएगा, A11 निकल जाएगा 20 निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा, ठीक है। अब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां तुम्हें 20 दिखेगा, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में है। तो चलो यहां पर जो 32 था 48 था, इसको कैंसिल मारो, इसको कैंसिल मारो। तो ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन ई हो सकता है, ऑप्शन ए और बी में से कोई एक ऑप्शन होता है। तो क्या करना है, A12 की तरफ चलना है। A12 की तरफ मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो मतलब 1 × 4 3 × 0, तो मतलब 1 × 4 मतलब 4, मतलब A12 मेरा क्या निकल जाएगा 4 निकल जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर तुम्हें A12 4 निकल के आएगा,
तो यहाँ पर देखो 52 है, यहाँ पर क्या है 52 है, यहाँ पर क्या है 4 है, तो मतलब ये गलत है और ये सही है। तो आंसर क्या निकल गया, आंसर होगा बी। तो सीधा सीधा क्या करना है, जब भी तुम्हें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दी जाएगी तो तुम्हें क्या करना है, उसकी ऑर्डर डिफाइन करना है। ऑर्डर डिफाइन करने के बाद तुम्हें क्या करना है, कितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है उसको नोट डाउन करना है। नोट डाउन वो दिमाग में नोट डाउन करना है, ऐसे पेन पेपर लेकर नहीं करना है। तो दिमाग में नोट डाउन करने के बाद तुम क्या करोगे, ए लिखोगे, फिर उसके बाद 1 1 लिखोगे, फर्स्ट रो होगा तो सेकंड रो के लिए 2 2 लिखोगे, थर्ड रो के लिए 3 3 लिखोगे। उस हिसाब से कॉलम को डिफाइन कर देना, फर्स्ट कॉलम होगा तो 1 लिखोगे, सेकंड कॉलम होगा तो 2 लिखोगे, ऐसे कर देना। ऐसे करने के बाद जितने भी सारे एलिमेंट्स आएंगे उस हिसाब से फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देना है बस। और एक ही पीस को करके देखना है, एक ही मतलब एलिमेंट को करके देखना है, फिर देखना है कि आंसर देखना है यहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब उस हिसाब से तुम देख लेना, बाकी चेक करना। लेकिन इस प्रोसेस में हमेशा ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी मेंटेन करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन को 1 2 बार पढ़ना जरूर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक और कॉमनली नोन एज एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, पहले हम पहचान लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या। इससे पहले हमें कंडीशन जानना पड़ेगा। कंडीशन क्या है इसका, पहला कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन होगा पहला कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ पर भी वही एक केस कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो तुम सिमेट्रिक मैट्रिक्स या तो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स या और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हो। कंडीशन नंबर 2 कहता है अगर तुम्हारे पास मैट्रिक्स ए है, अगर उसकी ट्रांसपोज तुम्हारा जो इनिशियल मैट्रिक्स तुम जो ले रहे हो इसके साथ इक्वल है तो वो मैट्रिक्स तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मतलब ये मैट्रिक्स तुम्हारा स्टार्टिंग मैट्रिक्स है, इसकी ट्रांसपोज करोगे तो इसके साथ इक्वल होगा तो ये मैट्रिक्स बनेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या लिखोगे, -a ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को ऐसे लिख सकते हो और ऐसे लिख सकते हो, तुम्हारा मर्जी, और ऐसे लिख सकते हो, है ना। अगर तुम्हारा ये कंडीशन आ रहा है तो तुम्हारा वो मैट्रिक्स, इस वाले केस के लिए अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये सिर्फ ए ट्रांसपोज आ रहा है मतलब पॉजिटिव हो रहा है, कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव है, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसको जनरलाइज करके समझते हैं। इससे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसको मैं लिखता हूँ एक स्क्वायर मैट्रिक्स तरह लिखता हूँ। सपोज ये A11 है, A12 है, A13 है और ये A21 है, A22 है, A23 है और इसको लिखता हूँ A31 है, A32 है और ये A33 है। ये 3×3 मैट्रिक्स है। अब इसके ट्रांसपोज निकालो। इसके ट्रांसपोज जब निकालोगे तुम कैसे दिखोगे, ऐसे दिखोगे। रो को किस में बदलना है, कॉलम में बदलना है, बदल दो इसको। क्या करना है, ये बदल जाएगा पूरा, ये आ जाएगा नीचे, है ना। इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है तो क्या निकल जाएगा, A11, A12, A13 होगा। और ये क्या होगा, A21, A22, A23, A21, A22, A23 होगा, है ना। अब ये कैसे आएगा, ये इसको कैसे लिखोगे, A31, A32, A33 लिखोगे, है ना। इसको रो से कॉलम में बदलना है, A31, A32, A33 है। अब ये तो A ट्रांसपोज बन गया। अब इसकी ले लो -A ट्रांसपोज। -A ट्रांसपोज कैसे लिखोगे, -A ट्रांसपोज का मतलब क्या है, अब तुम ऐसे लिख सकते हो ना इसको, -A ट्रांसपोज। इसका मतलब ये है कि -1 × A ट्रांसपोज, है ना, यही मतलब है। तो -1 को किस में करना है,
किस में मल्टीप्लाई करना है, ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब तुम्हें पता है कोई भी कांस्टेंट को मैट्रिक्स के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो हर एक एलिमेंट के साथ वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता था। तो यहां पर क्या करना है, -1 को हर एक एलिमेंट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसके साथ नहीं, किसके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वो क्या निकल के आएगा, देख लेना, वो ऐसे निकल के आएगा -a11 -a21 -a31, राइट। इसके बाद ये क्या निकल के आएगा, -a12 -a22 -a32। ये क्या निकल के आएगा, -a13 -a23 और ये निकल के आएगा -a33। ये निकल के आएगा, ये 3×3 मैट्रिक्स है। अब यहां पर आते हैं, अब रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट क्या आया। ठीक है, ये कंडीशन तो हमने दे दिया था, कंडीशन, तो कंडीशन को हमने रख दिया यहां पर। ठीक है, इसको हमने कंडीशन को यहां रख दिया था, इस वाले कंडीशन को, इस वाले कंडीशन को यहां रख दिया था। ठीक है, 2 कंडीशन था, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। अब रिजल्ट देखते हैं, जब हम ए को ए ट्रांसपोज के साथ इक्वलाइज करते हैं तो हमें पता था कि मैट्रिक्स को जब हम इक्वलाइज करते थे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता था, सेम होता था। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है, मतलब उस पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम की बात करते थे। तो मतलब A11 की बात करूंगा तो इसके साथ इक्वल होगा, इसके साथ, इस A11 के साथ। फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा एलिमेंट है, फर्क ये पड़ता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब जब इसकी बात करता हूं, ये क्या है मेरा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, जब दोनों मैट्रिक्स की इक्वालिटी के बारे में बात करता हूं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो फर्स्ट मैट्रिक्स, जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जो एलिमेंट होगा वो इसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो वो दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर क्या होगा, A21 किसके साथ इक्वल होगा, A12 के साथ। फर्क नहीं पड़ता ये A12 है A21 है, इसको लेके बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना कि ये यहाँ पर A12 है A21 कैसे हो गया। हमें तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बताना था, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब सेकेंड क्या है, ये मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है। यहाँ पर ये फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 2 1, ऐसा क्यों हो गया, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो गए। तो ध्यान रखना एक बात को, ये ट्रांसपोज हो गया, ये निकल के आ रहा है, लेकिन हम इक्वालिटी तो कर रहे हैं ना। इक्वालिटी करने के बाद क्या होगा, बस कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही सेम करना है। तो ये है इसका मतलब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट, ध्यान देना। फिर A31 किसके साथ इक्वल होगा, A13 के साथ इक्वल होगा। अब देखना क्या होगा, यहां पर तुम एक चीज नोटिस करना, A11 A22 A33, ये देखना यहां पर क्या देखना, A11 A22 A33। तो मतलब जब तुम इक्वल करोगे, यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर तो सेम आ रहा है ना, यहां पर तो सेम आ रहा है। मतलब डायगोनल के लिए जो मेन डायगोनल था, मेन डायगोनल क्या हो रहा है, मेन डायगोनल तो चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो एलिमेंट चेंज हो रहा है। मेन डायगोनल को छोड़कर जो भी एलिमेंट हो रहा है वो तो चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये चेंज मतलब ऐसा हो रहा है, A21 के साथ A12 इक्वल हो रहा है। उस हिसाब से A23 किसके साथ इक्वल हो रहा है, A32 के साथ इक्वल हो रहा है ना। फिर A13 किसके साथ इक्वल होगा, A13 A31 के साथ इक्वल होगा। तो मतलब यहां से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या होगा, वो जो रिजल्ट होगा, पहला रिजल्ट क्या है, पहला रिजल्ट ये होगा, जब मैं स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करूंगा तो वहां पर क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट नो चेंज, राइट। और दूसरा रिजल्ट क्या निकल गया, दूसरा रिजल्ट ये निकल गया, Aij किसके साथ इक्वल हो रहा है, Aj। यहां पर देख लो ये क्या हो रहा है, अगर मैं 3×3 मैट्रिक्स के बारे में बात करूंगा, क्रॉस तो लिखने के टाइम वो क्रॉस दिखता है, लेकिन बोलूंगा कैसे, उसको रीड कैसे करूंगा, 3×3। तो 3×3 मैट्रिक्स है, तो यहां पर क्या होगा, A12 किसके साथ इक्वल आ रहा है, A21 के साथ इक्वल आ रहा है। A32 किसके साथ इक्वल आ रहा है, A23 के साथ इक्वल आ रहा है ना। तो उस हिसाब से और एक ले लो, A13 किसके साथ इक्वल आ रहा है, A31 के साथ इक्वल आ रहा है
तो ये मेरा निकल के आएगा ये। लेकिन यहाँ पर क्या है, नो चेंज मतलब ए आई जे वही ए आई जे होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, A11 A22 A33, उसकी करस्पॉन्डिंग ऐसे आ रहा है, A11 A22 A33 ऐसे आ रहा है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है जब मैट्रिक्स को इक्वल कर दिया। तो हमें यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ करके हम ले सकते हैं कि अगर तुम मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स तुम्हें दी जाएगी तो उस मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, कहाँ से देख के पता करोगे। अगर वो डायगोनल एलिमेंट मतलब कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसको कोई देखना ही नहीं है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट जैसे वैसे रहने दो, बस डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स है उसकी ये वैल्यू देखना, ये A21 है तो ये A12 की तरफ नजर देना, अगर A31 है तो A13 के साथ नजर देना, A32 है तो A23 के साथ नजर देना। मैं आपको बताता हूँ इसको, मतलब एलाबोरेट करके बताता हूँ, अब समझ में थोड़ा नहीं आएगा, कंफ्यूजन भी मत होना, आगे चलते हैं तो समझ जाओगा, थोड़ा पेशेंस रखना। अब देखना इसके बारे में बात करता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल के आएगा, रिजल्ट ये निकल के आएगा, देखो पहला रिजल्ट क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मेन डायगोनल ऐसा है, यहाँ पर मेन डायगोनल क्या है, ये है ना, ये है मेरा मेन डायगोनल। अब मेन डायगोनल में थोड़ा चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, मेन डायगोनल में कुछ ऐसे चेंज आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए आई जे आ रहा है ना, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर A11 इक्वल टू माइनस A11 हो रहा है, A22 इक्वल टू माइनस A22 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, A33 इक्वल टू माइनस A33 आ रहा है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मेरा एलिमेंट सपोज 1 है, क्या 1 माइनस 1 के साथ इक्वल हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हम डायगोनल की जब बात करेंगे, मेन डायगोनल जैसे यहाँ पर बात किया था हमने, तो पहला कंडीशन में जब मेन डायगोनल के बारे में बात करेंगे तो हमें एक जनरलाइजेशन लेना पड़ेगा। मेन डायगोनल जब बात करेंगे तो यहाँ पर तो चेंज आ रहा है, यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं आ रहा था, है ना, यहाँ पर चेंज आ रहा है। तो क्या देखेंगे, यहाँ पर देखना है एक चीज, यहाँ पर तुम ऐसे कर सकते हो, ए आई जे प्लस ए आई जे इक्वल टू 0 कर सकते हो, इसको मैं यहाँ लेके आ गया, है ना, ये LHS था, ये RHS था, इसको यहाँ लेके आ गया, तो मेरा क्या निकल के आएगा, 2aij इक्वल टू 0 निकल के आएगा। अगर 2aij इक्वल टू 0 निकल के आएगा तो aij क्या निकल के आएगा, aij क्या निकल के आएगा, aij 0 निकल के आएगा। इसका मतलब मेरा मेन डायगोनल को क्या रखना पड़ेगा, अगर मुझे इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ इक्वल करना है, मैट्रिक्स A है और A ट्रांसपोज के साथ इक्वल करना है विथ नेगेटिव साइन, तो मुझे एक चीज करना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि 0 के साथ तुम नेगेटिव जोड़ोगे, पॉजिटिव जोड़ोगे तो वही आंसर निकल जाएगा 0। मतलब यहां पर 1 नॉट इक्वल टू -1 है, लेकिन 0 को तो तुम ऐसे रख सकते हो, 0 इक्वल टू -0 कर सकते हो, है ना, तो ये तो कर सकते हो। तो 0 की तो कोई मतलब उसमें घटेगा बढ़ेगा कुछ ऐसा नहीं है, 0 तो मतलब 0 ही है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको जनरलाइज बोल दिया कि अगर तुम मेन डायगोनल देखोगे स्क्यू मैट्रिक्स के लिए, और आप बोल सकते हो इसको एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, तो मेन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, मेन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। किसके लिए, अगर 3x3 मैट्रिक्स के बारे में बात करूंगा तो A11 इक्वल टू A22 इक्वल टू A3 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो मैट्रिक्स मेरा क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक कहलाएगा। और दूसरा रिजल्ट जो था वो क्या है, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देख लेना। यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है -A21 और -A12। ये देखो, इन दोनों को थोड़ा नजर दो। अब क्या आएगा, -A21 किसके साथ इक्वल होगा, इसकी करस्पॉन्डिंग यहां पर देखो किसके साथ इक्वल आएगा, इसके साथ इक्वल आएगा, है ना, इसके साथ इक्वल आएगा। इसको मैं स्टार कर देता हूं, इसकी करस्पॉन्डिंग क्या है, ये इसके साथ इक्वल आएगा। अब इसकी करस्पॉन्डिंग क्या है, इसके साथ इक्वल आएगा, है ना। तो यहां पर क्या तुम नोटिस कर रहे हो, A21 था, ये A12 है, ये क्या है नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है,
तो तुम यहाँ पर कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हो कि ए आई जे मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई कर सकते हो, है ना। लेकिन यहां पर क्या था, यहां पर ए आई जे इक्वल टू ए जे आई था, क्योंकि यहां पर क्या था, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज था, लेकिन यहां पर क्या है, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज है, तो यहां पर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ रहा है। यहां पर मेन डायगोनल में कोई चेंज नहीं आ रहा था, लेकिन यहां पर मेन डायगोनल में चेंज आ रहा है। वो चेंज क्या है कि मेन डायगोनल तुम्हें 0 रखना पड़ेगा अगर तुम उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हो तो मतलब इसको अगर 3x3 मैट्रिक्स के बारे में, 3x3 मैट्रिक्स के बारे में जब बात करूंगा, 3x3 लिखने के तरीका है, 3x3 मैट्रिक्स के बारे में बात करूंगा, तो यहां पर क्या निकल जाएगा, A11 इक्वल टू माइनस A12 इक्वल टू माइनस A21, A13 इक्वल टू माइनस A31, राइट, A23 इक्वल टू माइनस A32, ऐसे कर सकते हो, है ना, ये ऐसे निकल के आएगा इन जनरलाइज फॉर्म में। हाँ, अब मैं बात कर रहा था कि क्या गड़बड़ी आ रहा था यहां पर, जो तुम्हें मैंने एक बताया था कि यहां पर इन दोनों को देखना है, इन दोनों को देखना है, इन दोनों को देखना है। इसका मतलब क्या है, मतलब हमें ये सारे जो रिजल्ट है, यहाँ की जो रिजल्ट है, यहाँ की रिजल्ट है, वो तुम्हें ये कंफर्म करेगा अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन दी जाएगी, उस मैट्रिक्स को देखकर तुम सीधे डायरेक्टली बता सकते हो सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है, इस रिजल्ट को देखकर। मतलब ये, अगर तुम्हारे पास ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना, अब कंफ्यूजन क्लियर करने की बारी आ गई है, कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये A21 है, ये A22 है, ये क्या है, ये A23 है, इसके बाद ये क्या है, A31 है, ये A32 है और ये 33 है। मुझे क्या करना है, मुझे देखना है, दो चीज देखना है, ठीक है, दो चीज देखना है यहां पर, किसके लिए, अगर मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसके लिए जो रिजल्ट आए उससे एक कंक्लूजन ड्रॉ होता है। पहला कंडीशन क्या देखना पड़ेगा, पहला कंडीशन देखना पड़ेगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है, पहला कंडीशन, इसमें भी और इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या देखना पड़ेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सेकंड कंडीशन ये देखना पड़ेगा, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई है या नहीं है। डायगोनल की कोई बात नहीं है, ये अदर देन डायगोनल, राइट, अदर एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग योर डायगोनल, मेन डायगोनल को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस फॉर्मेट में है या नहीं है। यहां पर क्या करोगे, यहां पर तुम्हें 3 चीज देखना पड़ेगा, ठीक है। 2 नंबर बात में ये करूंगा कि अगर डायगोनल एलिमेंट तुम्हारा 0 है या नहीं है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या करना है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई है या नहीं है। यहां पर तो डायगोनल एलिमेंट में कोई कुछ देखना नहीं है, यहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए बस सिर्फ यहां देखना है, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको चेक करना है। इस केस में डायगोनल एलिमेंट्स को देखना नहीं है, तो मतलब ये मेरा डायगोनल एलिमेंट्स है, ये मेरा डायगोनल एलिमेंट्स है ना। अगर तुम्हें सिर्फ ये मैट्रिक्स दी जाएगी तो तुम्हें ये ट्रांसपोज करना नहीं है, तुम्हें प्लस करना नहीं है, नेगेटिव करना नहीं है, सीधे इस मैट्रिक्स को देख के तुम बता सकते हो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे देख के बता सकते हो, तुम क्या करना, यहां पर देखना A12 A21 जो यहां पर स्टार्टिंग से मैं बता रहा था कि इसको देखना है ना। ये रिजल्ट तो तुम्हें बता रहा है, ये रिजल्ट को एनालाइज करोगे तो स्टार्टिंग में जो हमने मैट्रिक्स लिया था, अब जाके तुम्हें वो रिजल्ट देगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। वो क्या देगा रिजल्ट, ये जो दोनों एलिमेंट्स है ये दोनों सेम होना चाहिए, किसके लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। अगर तुम इन दोनों एलिमेंट को पकड़ रहे हो, अगर तुम्हारा मैट्रिक्स एंटी सिमेट्रिक है या तो तुम्हारा मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो दोनों ऑपोजिट साइन होना चाहिए, एक पॉजिटिव में होना चाहिए, एक नेगेटिव में होना चाहिए। और ये आई जे के बारे में बात कर रहा था मैं, तो ये किस में बदल जाएगा, जे आई में बदल जाएगा,
आई जे जे आई में बदल जाएगा। देख लो यहाँ पे कंफर्म कर लो, 2 1 है और 1 2 है। हम आगे एक प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम करने के बाद तुम्हें एक चीज सारे चीज क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा था। ठीक है, अब तुम अगर इसको 1-2 बार देखोगे, अच्छे से इसको एनालाइज करोगे, फिर तुम यहां पर कंक्लूजन में पहुंच जाओगे। अगर एक बार में दिक्कत हो रहा है तो 2-3 बार इसको देख लेना, तो तुम इजीली समझ जाओगे इस चीज को। फिर उसके बाद क्या करना है, A31 को देखना है किसके साथ, A13 के साथ देखना है ना। डायगोनल को तो देखना नहीं है, क्योंकि डायगोनल के लिए हमने एक चीज बता दी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा, जैसा वैसा रहेगा। लेकिन एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, A31 को A13 के साथ देखना पड़ेगा। इस केस में अगर इक्वल है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नहीं है तो तुम्हें नेगेटिव देखना पड़ेगा, नेगेटिव है या नहीं है। और तुम्हें ये देखना पड़ेगा, ये लास्ट में इसको और इसके साथ देखना पड़ेगा इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अब तुम बोलोगे तो अगर एक में नेगेटिव आ जाए, दूसरे में इक्वल आ जाए, क्या है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ऐसे कंफ्यूजन मत करना। अगर होगा तो सारे इक्वल आना चाहिए, अगर होगा तो सारे नेगेटिव आना चाहिए, उसके साथ ये 0 होना चाहिए। किसके लिए, एंटीसिमेट्रिक के लिए। और ये सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और कुछ भी हो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी देखना है इन 4 क्वेश्चन में हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, कौन सा मैट्रिक्स एंटीसिमेट्रिक है। उससे पहले हमें एक चीज जानना जरूरी है कि क्या ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। ये पहला कंडीशन है। तो इन सब में तो तुम्हें दिख रहा होगा कि सारे मैट्रिक्स स्क्वायर है, तो y लिख दिया मैं, सारे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम यहाँ पे एक चीज क्लियर कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक बन सकता है या तो एंटीसिमेट्रिक बन सकता है, तो उनकी कंडीशन पुट करेंगे। तो याद रखना हमेशा एंटीसिमेट्रिक कंडीशन पुट करना, तुम सेफ रहोगे। उसके बाद सिमेट्रिक कंडीशन पुट करना। तो चलो हम बात करेंगे एंटीसिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। पहले क्या करना है, पहले कंडीशन देखना है तुम्हें कि ये डायगोनल एलिमेंट 0 है या नहीं है। डायगोनल एलिमेंट 0 है या नहीं है। यहां पर देखो पहला कंडीशन क्या कहता है कि डायगोनल एलिमेंट तुम 0 देखोगे, डायगोनल एलिमेंट 0 है या नहीं है। यहां पर देखना क्या डायगोनल एलिमेंट 0 है। इस वाले केस में देखना, ये -1 था, इस वाले केस में देखना क्या आ रहा है। यहां पर डायगोनल 1 4 और 5 आ रहा है, 1 4 और 5 आ रहा है, तो मतलब डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो पहला कंडीशन ही इसमें क्लियर नहीं हुआ, तो दूसरा कंडीशन aij इज इक्वल टू -aji, इसको तो देखना ही नहीं है, इसको तो देखना ही नहीं है। तो ये क्या बनेगा, ये मेरा एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। अब चलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन में चलते हैं। अब यहां पे एक चीज देखना पड़ेगा, इसको मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लिखता हूं और इसको मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ऐसे लिखता हूं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देखना पड़ेगा डायगोनल एलिमेंट को हमें नजर देना नहीं है, हमें एक चीज देखना पड़ेगा क्या ij इज इक्वल टू ji है या नहीं है। अब देखो यहां पर क्या है, -2 है, यहां पर -2 है, हाँ ये है। यहां पर 3 है, ये 3 है, हाँ ये है। यहां पर -1 है, यहां पर -1 है। तो मतलब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सारे क्या है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए बोल रहे हैं, पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए बोल रहे हैं इस कंडीशन के लिए। तो है या नहीं है, बिल्कुल है। तो फिर हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि जहां जहां ये इक्वल सिंबल है वो वेरिड हो रहा है ना, हाँ ये वेरिड हो रहा है, यस। तो मतलब ये मैट्रिक्स मेरा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स मेरा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं इस मैट्रिक्स में। अब सारे मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो मुझे सारे मैट्रिक्स मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सारे मैट्रिक्स के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकता है, एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। तो यहाँ पर बात करूंगा क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स, तुम जो भी बोल सकते हो। तो पहला कंडीशन देखना पड़ेगा, पहला कंडीशन क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स 0 है या नहीं है। देख लो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स 0 है या नहीं है। यहाँ पर देखो डायगोनल एलिमेंट 0 है या नहीं है, देख लो पहला कंडीशन, हाँ जी है, यस हाँ है। और दूसरा कंडीशन में चलते हैं, क्या
डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं क्या इस फॉर्मेट में है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई है। अब देखते हैं इस केस में 2 - 2 हाँ ये है, 3 - 3 हाँ ये है, 1 - 1 हाँ ये। तो यहां पर ये कंफर्म हुआ कि इस फॉर्मेट में है। तो ये मेरा कौन सा मैट्रिक है, ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर। अब तुम्हें ये कंफ्यूजन में ये आ रहा होगा, माइंड में कंफ्यूजन नहीं, क्वेश्चन ही आ रहा होगा बेसिकली, क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकता है, क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, चेक कर सकते हैं या ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हैं। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, जब हम एक चीज के बारे में बोलना चाहेंगे कि ये सिमेट्रिक है एंटी सिमेट्रिक है, उससे पहले हम एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करते हैं, फिर उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करते हैं। मैं इसको ऐसे समझा सकता हूं, अगर मेरे पास एक इंसान है तो वो या तो फीमेल बन सकता है या तो मेल बन सकता है ना। अगर वो फीमेल बन गया तो कंफर्म मेल नहीं है। अगर मैं एक इंसान के बारे में बात करता हूं, अगर वो फीमेल है तो मेल कैसे बन सकता है, फीमेल ही तो है। अगर दूसरी बात करता हूं, अगर वो क्या है, अगर वो फीमेल से ना होकर अगर वो मेल है तो डेफिनेट वो फीमेल नहीं होंगे, है ना। वो कोई आदमी अगर मेल है तो फीमेल कैसे बन सकता है। ये किस कंडीशन में बात कर रहा हूं, ये पहले मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ा मजेदार वाली बात है, इसको ऐसे देखना, फीमेल या मेल है, राइट। ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। फिर लिखता हूँ फीमेल मेल फीमेल फीमेल, ऐसे लिखता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग सा बात है, देख लेना। यहाँ पर अगर इंसान की बात करता हूँ, अगर ये फीमेल है तो मेल नहीं होगा, बात खत्म। अगर वो मेल है तो फीमेल ही नहीं होगा, है ना। ये कंडीशन है। कंडीशन में क्या था, पहले हमने इसको मान ही लिया कि ये है ना, मान ही लिया ये है। अगर ये है तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये क्या है, कौन सी बात किया मैंने, पॉजिटिव वाली बात किया, है ना। थोड़ा साइंस इसमें घुसा रहा हूं, लेकिन थोड़ा इसको लेके थोड़ा टेंशन मत होना। यहां पर देख दो, अगर वो फीमेल नहीं है तो मेल हो भी सकता है या मेल नहीं भी हो सकता है ना। अगर वो मेल नहीं है तो फीमेल हो भी सकता है, फीमेल नहीं भी हो सकता है ना। अगर वो फीमेल नहीं है तो मेल हो सकता है। अगर मेल नहीं है तो यहां पर एक चीज मैं बोल सकता हूं कि ट्रांसजेंडर हो सकता है, ठीक है। इस वाली बात में फिर रिपीट करता हूं वही कॉन्सेप्ट को, अगर वो मेल नहीं है तो फीमेल हो सकता है। अगर फीमेल नहीं है तो वो ट्रांसजेंडर बन सकता है ना, क्योंकि ये नेगेटिव वाली बात है। पहले से ही हमें पता था कि ये नहीं है, तो दूसरा दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि हमें इंसान को पहचानना है, राइट, ह्यूमन को पहचानना है। तो उस रिस्पेक्ट में हम ऐसे बोलते थे, है ना। अगर ये है तो ये बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ये फीमेल है तो मेल ही नहीं होगा, मेल है तो फीमेल ही नहीं होगा। अगर पहले से ही फीमेल नहीं है तो मेल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर पहले से ही मेल नहीं है तो फीमेल हो सकता नहीं हो सकता। इस हिसाब से हम यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं, अगर ये पहले से ही एंटी सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक होगा ही नहीं, राइट। ये सिमेट्रिक होगा ही नहीं। मैं इसको ऐसे बोल भी सकता हूँ, इसको होगा ही नहीं, पहले से ही है तो ये तो होगा ही नहीं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको कैसे डिफाइन करता हूँ, चेक करके देख लेना। इसके लिए तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या ए आई जे इक्वल टू ए जे आई है या नहीं है। यहाँ पर देखो 2 - 2 है, बिल्कुल नहीं होगा। 3 - 3 बिल्कुल नहीं है। 1 - 1 बिल्कुल नहीं है। एक एलिमेंट से तो नहीं हो रहा है तो बाकी सारे एलिमेंट को चेक ही नहीं करना है, क्योंकि हमें पता था ए आई जे अगर है तो सब में चेक करना है, इक्वल होगा तो, नेगेटिव भी होगा तो सब में चेक करना है, नेगेटिव होगा तो सब में चेक करना है, पॉजिटिव होगा तो सब में चेक करना है या नहीं है। अगर एक में डिस्टर्बेंस आ रहा है तो मतलब वो मैट्रिक्स उस कैटेगरी में नहीं आ रहा है। अब यहां पर एंटीसिमेट्रिक चूज करते हैं, पहले डिसाइड करते हैं कि जो डायगोनल जो इतने भी एलिमेंट है, मेन डायगोनल एलिमेंट का 0 है या नहीं है। हाँ जी है, हाँ जी है, यस। अब बात करते हैं क्या
ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई है या नहीं है? अब देखते हैं, यहां पर देखो, नहीं जी नहीं है, ये से ये नो है, दोनों ये होना चाहिए। तो मतलब ये क्या है, ये क्या है, ये नहीं है। कौन सा मैट्रिक्स नहीं है? ये एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो भी सकता है या तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं भी हो सकता है। इस वाले केस पहले से ही नहीं है तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, इसके साथ कोरिलेट कर रहे हो। अब देखो, तुम्हें चुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें आंसर निकालने के लिए क्या चुनना पड़ेगा, हर ए आई जे और जे आई को चुनना पड़ेगा, है ना। यहां पर देखो, यहां पर -2 है, हाँ जी ये कंडीशन है। 3 - 3 है, 3 - 3 है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर नहीं है। तो मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, ये नाइदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स नॉर एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स, नाइदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। ये ऐसा कंडीशन है, ये ट्रांसजेंडर वाली कंडीशन है। अब यहां पर आते हैं, एंटीसिमेट्रिक कंडीशन में देखते हैं। यहां पर क्या है, पहले देखेंगे डायगोनल एलिमेंट 0 है या नहीं है। यहां पर देखो, फिर उसके बाद देखेंगे ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई है या नहीं है। पहले देखेंगे डायगोनल एलिमेंट 0 है या नहीं है, हाँ जी है, बिल्कुल है। तो यस, अगला स्टेप में जाते हैं, क्या ए आई जे माइनस ए जे आई है या नहीं है। -2 बिल्कुल नहीं है, एक एलिमेंट में चेक कर रहे हैं, नहीं है, तो मतलब बाकी दोनों को चेक ही नहीं करना है, तो नहीं है। तो मतलब ये क्या है, मतलब ये एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं, यहाँ पर क्या कंडीशन है, ये नहीं है, तो ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप देखते हैं यहाँ पर कंडीशन, इसके लिए क्या चाहिए तुम्हें, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई चाहिए सारे एलिमेंट्स में। क्या यहाँ पर है, जी बिल्कुल है, ये कंडीशन हो रहा है, ये कंडीशन यहाँ पर हो रहा है। ये 3 - 3, ठीक है, ये 3 - 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या बोल सकते हो, यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर इस 3 को मैं -3 कर देता हूं, अगर इस 3 को -3 कर देता हूं, तो यहां पर क्या होगा, देख लेना, इंटरेस्टिंग सी बात ये हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, ये हो सकता है, ये दोनों इक्वल है, ये -1 है, ये -1 है, क्या होगा, ये भी हो रहा है। कौन सा कंडीशन, ये कंडीशन यहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है और यहां पर हो रहा है। तो मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स कौन सा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर हम लोग ये कंफर्म कर लिया, अगर ये है तो बिल्कुल नहीं है, अगर ये नहीं है तो नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। ये वाली कंडीशन, पहले से ही नेगेटिव है तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। पहले से ही है तो तुम तो पहले से पहचान ले ह्यूमन कौन है, तो तुम्हें यहां जाने की क्या जरूरत है, दूसरा ऑप्शन की जाने की जरूरत ही नहीं है। पहले से तुम्हें पता नहीं है तो तुम इन्वेस्टिगेशन करोगे। ये था ऐसा केस। यहां पर आते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू इज क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू इनमें से कौन सा ऑप्शन है, और गिवन कंडीशन क्या है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पी क्यू का जो प्रोडक्ट है वो इनमें से क्या है, ठीक है। पी क्यू का जो प्रोडक्ट है वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, पी क्यू का जो प्रोडक्ट है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक है, ये पूछ रहे, क्या सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये एंटी सिमेट्रिक है, क्या ये एंटी सिमेट्रिक है, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, है ना, ये क्वेश्चन है। और गिवन क्या है, गिवन तुम्हारा ये देख लेना, गिवन क्या दी गई है, 2 रियल मैट्रिक्सेस, कौन कौन सी है, P एंड Q, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मतलब गिवन क्या है, P एंड Q कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। P Q कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब तुम्हें ढूंढना है कि P Q का जो प्रोडक्ट है, P Q का जो प्रोडक्ट है, क्या वो सिमेट्रिक है और एंटीसिमेट्रिक है। अगर है तो इनमें से कौन सा कंडीशन वेरीफाइड है। चलो, अगर पी क्यू मेरे सिमेट्रिक है तो देख लेना, पी क्यू मेरे अगर सिमेट्रिक होगा
तो इसके ट्रांसपोज ऐसे लिख सकता हूं। तो कैसे होगा, इसके ट्रांसपोज करूंगा तो कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। मैंने किया था पहले, याद करना, वो ट्रांसपोज वाली सेक्शन में पिछले क्लास में जाना, लेक्चर 3 में चलना, ऐसे लिखा था मैंने। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रांसपोज को डैश भी लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो ट्रांसपोज के लिए, बताया तो था। पीछे से आगे की तरह चलना है। एबीसी होता है, एबीसी होता है तो पीछे से आगे तो चलते हो, सी डैश बी डैश ए डैश करते हो, है ना। तो यहां देखो, ठीक है, अगर मैं पी क्यू डैश का ट्रांसपोज करता हूं तो वो क्या निकल के आता है, क्यू डैश पी डैश निकल के आएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, अगर पी क्यू का ट्रांसपोज ऐसे लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं, और पी क्यू का ट्रांसपोज ऐसे लिख सकता हूं। अगर ये पी क्यू निकल के आया तो मैट्रिक्स क्या होगा मेरा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कौन सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, पी क्यू का मल्टीप्लीकेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है ना। पी क्यू का जो मल्टीप्लीकेशन, सपोज वो एक्स वाई जेड, सपोज वो पी क्यू आर होगा, है ना, जो आर होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और सिंपली ये बता सकते हो आर, क्या आर सिमेट्रिक है या नहीं है, यहां पर बता सकते हो आर सिमेट्रिक है या नहीं है ना। अगर आर का ट्रांसपोज करते हो, वो जो आर होगा तो वो सिमेट्रिक होगा। ये लिख लिया मैंने आर, इसको ऐसे लिख लिया शॉर्ट फॉर्म में। अगर ये एंटी सिमेट्रिक है तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, पी क्यू का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी क्यू। और सिंपली ऐसे बोल सकते हो, ये अगर आर है तो आर का ट्रांसपोज अगर माइनस आर है तो वो कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है वो मेरा बन जाएगा वो एंटीसिमेट्रिक। इसको ऐसे लिख सकते हो, या तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्यों नेगेटिव वहां पर दो, यहां पर दो, है ना। लेकिन यहां पर देने से वो करेक्ट होता है, यहां पर देने से वो क्या होता है, करेक्ट होता है ना। यहां पर हम पढ़ रहे थे पिछले वाले जो क्वेश्चन था, जो सेक्शन था, उसमें पढ़ रहे थे कि ए ट्रांसपोज अगर ए के साथ इक्वल है, और सिंपल ए अगर ए ट्रांसपोज साथ इक्वल है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। अगर ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज होगा तो वो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, है ना। तो हमें ज़्यादातर किस में फोकस करना है, सिमेट्रिक के ऊपर फोकस करना है, एंटी सिमेट्रिक तो जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो नेगेटिव वाली बात आ रहा है। तो हमें ये भी पता चल रहा है कि ऑप्शन सारे सिमेट्रिक में है ना, सारा ऑप्शन हमारा सिमेट्रिक में है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम सिर्फ यही ऑप्शन को देखेंगे, सिमेट्रिक वाले ऑप्शन को देखेंगे। तो चलो यहां पे चलते हैं। तो हमें एक चीज पता चल गया कि अगर पी क्यू का ट्रांसपोज पी क्यू है तो वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो एक चीज हमें नोटिस करना होगा, यहां पर एक चीज हमें नोटिस करना होगा, देखना यहां पर मुझे क्यू का ट्रांसपोज क्या मिला था, क्यू का ट्रांसपोज क्या मिला था, देखो पी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहां पर क्या मिलेगा तुम्हें, पी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो पी का ट्रांसपोज क्या होगा, पी होगा, और क्यू का ट्रांसपोज क्या होगा, क्यू होगा। इसको ऐसे लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, डैश में लिख सकते हो, है ना। और ट्रांसपोज करोगे दोनों मैट्रिक्स का, अगर मल्टीप्लिकेशन है ट्रांसपोज करोगे पीछे से आगे तरफ चलना, बता रखा था, है ना। तो क्यू ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज, तो ये क्या निकल के आएगा, क्यू का ट्रांसपोज क्या निकल के आएगा, क्यू निकल के आएगा, पी का ट्रांसपोज क्या निकल के आएगा, पी निकल के आएगा। ध्यान देने एक बात को, हमें क्यू दे रखा है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसीलिए हमने क्यू का ट्रांसपोज क्यू रखा, ये कंडीशन था, ये जो कंडीशन था। पी क्यू इंडिविजुअली, पी क्यू अलग अलग सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसीलिए इनके ट्रांसपोज इंडिविजुअली क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इस फॉर्मेट में हो रहा है ना, इस फॉर्मेट में हो रहा है। अब ये बताओ, इंडिविजुअल तो ये मिल गया, इसका मतलब ये मुझे मिल गया, इसका मतलब क्या मिल गया मुझे, क्यूपी मिल गया। मतलब अगर कंडीशन के हिसाब से जाऊंगा तो पी क्यू जो था उसकी ट्रांसपोज निकालूंगा तो मुझे क्या निकल के आ रहा है, क्यूपी निकल के आ रहा है। लेकिन मुझे एक चीज पता होना चाहिए कि अगर पी क्यू सिमेट्रिक होगा, अगर पी क्यू क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, तो आंसर क्या आना चाहिए, पी क्यू आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, पी क्यू आना चाहिए। ये हो रहा है,
यहाँ पर तो इंडिविजुअल था, ये निकल के आ गया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे क्या रिजल्ट मिला, पी क्यू का ट्रांसपोज क्या रिजल्ट मिला, क्यूपी मिला। लेकिन मुझे पता है अगर पी क्यू का ट्रांसपोज पी क्यू निकल के आएगा तो वो मैट्रिक्स क्या आएगा, वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। सिंपली मैंने इसको आर बोल दिया था, आर का ट्रांसपोज आर आया है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। तो मुझे बताओ इन कंडीशन में इसी ऑप्शन मिसिंग है तो कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देख लेना, अगर यहाँ पर ये देख लेना, इस कंडीशन को देख लेना, तो उस हिसाब से अगर मेरा क्यूपी अगर पी क्यू बन जाए, अगर मेरा क्यूपी अगर मैं पी क्यू कर दूं, एक कंडीशन दे दूं और एक गिवन कंडीशन ऑप्शन से उठा कर दे दूं, यहाँ पर तो गिवन कंडीशन था, ऑप्शन में से अगर एक गिवन कंडीशन दे दूं मेरा क्यूपी पी क्यू के बराबर है, क्या तब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक बनेगा? यस, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूपी क्या हो रहा है, पी क्यू हो रहा है। तो फाइनली क्या निकल के आया, जो हमारा रिक्वायरमेंट था पी क्यू का ट्रांसपोज पी क्यू निकल के आ रहा है। तो मतलब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो क्या निकालोगे, तो प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू इज, क्वेश्चन जो था प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू इज सिमेट्रिक, ये बना, एंटी सिमेट्रिक की तरफ नहीं जाना है। व्हेन क्या हो रहा है, व्हेन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी। तो ऑप्शन इज बी, आंसर बी। इसको थोड़ा एक बार देख लेना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट वाली पोर्शन नहीं है, है ना। बस इंडिविजुअल दी गई थी इसकी कंडीशन, हमने पुट किया, हमें देखना था कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू वो ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, कॉम्बिनेशन की वैल्यू ये आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। और सीधा इसको इस शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा था कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ये अगर ऐसे आ जाएगा तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हमें पता है कि इसको अगर इसके साथ इक्वल कर दूं जानबूझकर जबरदस्ती तो मेरा ये बन जाएगा, तो ऑप्शन से उठा ले इसको, है ना। और एंटी सिमेट्रिक की बात हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें दिख भी रहा था कि सिमेट्रिक की कंडीशन दिख रहा है हमें स्टार्टिंग से क्वेश्चन में, ऑप्शन में भी सिमेट्रिक का कुछ पोर्शन दिख रहा था, तो फिर हमने सिमेट्रिक की तरफ चल पड़ा, ठीक है ना। ये सारे पोर्शन था, तो हमने यहाँ तक पोर्शन खत्म किया, जैसे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, फिर उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद फिर हमने नॉल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, फिर हमने बात किया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सारे बात किया। एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तुम्हारे पास एक भी दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकता है क्या? मैं 100% बोलूँगा यहाँ पर लिखवा लेना कि ये नहीं बनेगा, चारों के चारों नहीं बनेगा। हाँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन चारों के चारों नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हें पता है डायगोनल को देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है पिछले लेक्चर्स में डायगोनल को छोड़कर बाकी जितने भी सारे एलिमेंट्स वो तो जीरो ही नहीं है, कैसे बनेगा यहाँ पर? बिल्कुल नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ हम खत्म करते हैं आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हर्मिशियन वाले पोर्शन में जाएंगे, आइगन वैल्यू पोर्शन में जाएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन था, इसको थोड़ा बार बार देख लेना। और हमने थोड़ा आज लेक्चर को थोड़ा कहीं कहीं जगह पे फास्ट रखा, क्योंकि हमें पता है कि हमने तीन लेक्चर से हमें बेसिक में पढ़ रहे हैं, जहाँ हमें चाहिए था वहाँ स्लो किया हमने, और जहाँ फास्ट था वहाँ फास्ट किया। तो थोड़ा एक दो बार इसको देख लेना तो तुम्हें मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, सारे जाम के क्वेश्चन तो यहीं से बन रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, so share with your friends and subscribe this channel called RK Agri Classes. Thank you very much for giving your valuable time. Thank you so much.